जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक कार ने सड़क पार कर रहे अधेड़ को टक्कर मार दी। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अधेड़ चिल्लाता रह गया, लेकिन कार ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। यहां तक कि हादसा होने के बाद भी वो बिना रुके वहां से चला गया। अब घायल हर्ष बाफना का जोधपुर एम्स में इलाज जारी है। जोधपुर से ये सड़क हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जो एक्सीडेंट सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अधेड़ चिल्लाता रह गया, लेकिन कार ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। यहां तक कि हादसा होने के बाद भी वो बिना रुके वहां से चला गया। अब घायल हर्ष बाफना का जोधपुर एम्स में इलाज जारी है। हनुमानगढ़ से संगरिया की नई धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक शाखा में हुई 1.13 करोड़ रुपए की लूट मामले में लूट की सूचना देने वाला परिवादी बैंक का ऑपरेशन मैनेजर सुशील कुमार ही साजिशकर्ता निकला। सुशील कुमार ने मामा के लड़के के साथ मिलकर बैंक लूट की योजना बनाई। इसके बाद योजना के तहत नितेश कुमार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बैंक शाखा में 1 करोड़ 13 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बैंक के ऑपरेशन मैनेजर सुशील कुमार ने ही लुटेरों को सूचना देकर बैंक शाखा में लूट करवाई थी। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी। 17 सितंबर 2020 को संगरिया के एक्सिस ब्रांच में, जो धान मंडी में जो एक्सिस ब्रांच स्थित है, उसमें एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें करीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट हुई और साथ में ही जो स्टाफ था उसकी गाड़ी से मुलजिम फरार हो गए। जो प्रथम दृष्टया जो वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे और स्टाफ से बात करके पता चला कि 3 व्यक्ति थे जो मास्क पहने हुए थे और अलग अलग तरह कोई पगड़ी लगाया हुआ था, किसने टोपी पहनी हुई थी, और वो करीबन 8 बजे बैंक में घुसे और 15 मिनट के अंदर वो लूट कारित करके चले गए। जोधपुर जिला विशेष शाखा और बनाट थाना पुलिस ने साझा कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 अवैध पिस्टल बरामद की है। डीसीपी धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सुनील कुमार विश्नोई के कब्जे से 3 अवैध पिस्टल में 3 कारतूस बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी टीम ने नेपाल सिंह राजपूत के कब्जे से 2 अवैध देसी पिस्टल बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों ही आरोपी ये हथियार जोधपुर में बेचने आए थे। नगर निगम चुनावों के मद्देनजर देखते हुए अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस संदर्भ में आज 2 व्यक्ति 5 हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। दोनों बनाड़ थाना क्षेत्र में पकड़े गए। सूचना जो है जिला विशेष शाखा के द्वारा एकत्रित की गई थी और जिसपे ये कार्रवाई हुई है। इसमें एक तो सुनील विश्नोई है, रावर का रहने वाला, और दूसरा नेपाल सिंह है। यूपीएससी कंपनी प्रोसिक्यूटर के पद पर भर्ती का विज्ञापन कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में की जाएगी भर्ती। इसमें मीना जाति वाले अभ्यर्थियों को एसटी माना गया। मीना नाम वालों को आरक्षण के लाभ के योग्य माना गया। मीना सरनेम वाले अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा ये मामला। इसके बाद सीएम गहलोत का आया बयान। कहा, राजस्थान राज्य में मीणा को सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। मीना और मीणा के मुद्दे पर उच्च न्यायालय में भी कई ट्वीट डाली गई थी।
मुख्य सचिव कोर्ट में शपथ पत्र देकर स्पष्ट कर चुके हैं, मीना और मीणा दोनों ही एक ही जाति है, इनमें केवल स्पेलिंग का अंतर है। महाराष्ट्र में सीबीआई जांच के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति। टीआरपी प्रकरण में यूपी पुलिस में दर्ज केस सौंपा था सीबीआई को। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था मामला। महाराष्ट्र में सीबीआई जांच के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति। अब टीआरपी प्रकरण में यूपी पुलिस में दर्ज केस सौंपा था सीबीआई को। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर दर्ज हुआ था यह केस। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था यह मामला। बिहार विधानसभा चुनाव, भाजपा आज विजन डॉक्यूमेंट करेगी जारी। निर्मला सीतारमण जारी करेंगी विजन डॉक्यूमेंट। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, भाजपा आज विजन डॉक्यूमेंट करेगी जारी। निर्मला सीतारमण जारी करेंगी विजन डॉक्यूमेंट। प्रदेश में डबल नगर निगमों के चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। दोनों ही पार्टियां बागियों से परेशान हैं। अभी भी कई बागियों ने मैदान में अपनी ताल ठोक रखी है। जयपुर में कांग्रेस में ज्यादातर किशनपोल और आदर्श नगर में दिक्कतें हैं। इन दोनों सीटों के वार्डों में कई बागी जमे हुए हैं। वैसे कांग्रेस के स्थानीय विधायक अमीन कागजी और रफीक खान उन्हें राजी करने की कोशिशों में जुटे हैं। बागियों को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने विधायकों को सौंप रखी है। निकाय चुनाव कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। अब माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक पार्टियां बागियों की मनोबल करेंगी। इसके बाद अगर प्रत्याशी नहीं मानता है तो कल से बागियों को पार्टियों से बाहर का भी रास्ता दिखाया जाएगा। तो राजधानी में पहली बार बने 2 निगमों की दोनों महापौर की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन महिला मतदाता की बात करें तो इनका मतदान प्रतिशत हर बार पुरुषों की तुलना में कम रहता है। पिछले 3 निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत को देखें तो ये आधा ही रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर की मुखिया इस बार महिला होंगी, लेकिन अब महिला मुखिया को शहरी सरकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए महिला मतदाताओं को भी आगे आना होगा। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव हो या फिर निकायों के चुनाव, निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम ही रहा। चुनाव आयोग की तरफ से महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग कवायद भी की गई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पिंक बूथ बनाए गए, जिनमें पोलिंग पार्टी से लेकर पुलिसकर्मी महिलाओं को तैनात किया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जयपुर नगर निगम में कब कब महिला महापौर बनी है। निगम के दूसरे बोर्ड में बीजेपी की निर्मला वर्मा महापौर बनी। उनके निधन से सीट खाली हुई तो शीलदाबाई को महापौर बनाया गया। निगम के चौथे बोर्ड में सीधे चुनाव में ज्योति खंडेलवाल जीतकर महापौर बनी। इनमें से ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर शहर से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। हालांकि संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस बार विधानसभा वार 250 वार्डों में महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है। जयपुर ग्रेटर की विधानसभा में महिला मतदाता विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 1,57,663 मतदाता है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 94,727 मतदाता है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 1,48,633 मतदाता है। बगरू विधानसभा क्षेत्र में 78,041 मतदाता है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 1,04,593 मतदाता है।
वहीं अब आपको बताते हैं कि जयपुर हेरिटेज में आने वाली विधानसभाओं में महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है। जयपुर हेरिटेज की विधानसभा में महिला मतदाता आमेर नगर विधानसभा क्षेत्र में 15,633 मतदाता है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में 1,12,986 मतदाता है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 1,13,934 मतदाता है। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 90,065 मतदाता है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 1,08,593 मतदाता है। अब आपको बताते हैं कि साल दर साल निगम के चुनाव का प्रतिशत क्या रहा और इसमें महिला वोटर्स की भागीदारी कितनी रही। साल 2004 में 41.3% मतदान हुआ। इनमें से 42.96% पुरुष और 39.38% महिला मतदान हुआ। साल 2009 में 51.80% मतदान हुआ। इनमें 53.82% पुरुष, 49.38% महिला मतदान हुआ। साल 2014 में 59.16% मतदान हुआ। इनमें 61.31% पुरुष, 56.69% महिला मतदान हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कुल कितने वोटर्स थे और इनमें से कितने मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। 45,91,925 कुल मतदाताओं में से 24,08,087 पुरुष और 21,75,777 महिला मतदाता थे। इनमें से 18,07,800 पुरुष और 16,04,792 महिलाओं ने मतदान किया, यानी 75.07% पुरुष और 73.76% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में कुल मतदाताओं में से कितनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 21,25,718 कुल मतदाताओं में से 11,18,303 पुरुष और 10,07,390 महिला मतदाता थे। इनमें से 7,84,391 पुरुष और 6,63,521 महिलाओं ने मतदान किया था, यानी 65.86% महिलाओं और 70.16% पुरुषों ने मत का इस्तेमाल किया था। मतदाताओं में पुरुष और महिलाओं के अंतर को खत्म करने के लिए महिला मतदाताओं को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। मतदान के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं और पुरुषों के बीच मतदान में अंतर रहने के कारण जिला प्रशासन की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट। वसुंधरा राजे भले ही नगर निगम चुनाव में सक्रिय नहीं है, लेकिन समर्थक वसुंधरा राजे के नारे लगाकर वोट जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर नगर निगम चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के भी नारे जमकर लगाए। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार में 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आरपीएससी ने लंबे इंतजार के बाद अलग अलग भर्तियों की साक्षात्कार तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार 11 और 12 नवंबर को होंगे। समूह अनुदेशक, सर्वेयर सहायक, शिक्षुता सलाहकार ग्रुप द्वितीय के पदों पर साक्षात्कार 18 से 20 नवंबर तक होंगे। उपाचार्य और अधीक्षक आईटीआई के पदों पर साक्षात्कार 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक होंगे। वहीं आरएएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि आरपीएससी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में इस बात के संकेत दे दिए थे। पिंक सिटी प्रेस क्लब के 29वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की बुधवार को विधिवत शुरुआत हुई। प्रेस क्लब के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मंत्री सुभाष गर्ग के शिरकत की। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीना और महासचिव रामेंद्र सोलंकी ने मंत्री सुभाष गर्ग का स्वागत किया। कृपया वो मंत्री जी का माल्यार्पण करें और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अध्यक्ष जी, महासचिव जी, कोषाध्यक्ष जी। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के इस 29वें स्थापना दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के इस फ्रेंड्स सोसाइटी को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन उद्देश्यों को लेकर के इस पिंक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना की गई थी, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्लस मीडिया, सोसाइटी,
आपस में क्या समन्वय रहे, इस संबंध में और अच्छा काम करें, ये मेरी शुभकामनाएं। मुख्य समारोह 23 अक्टूबर को होगा, जिसमें जब तमाम जो फोटो जर्नलिस्ट है, वीडियो जर्नलिस्ट है, बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड दिए जाएंगे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे, और वो ये कार्यक्रम होंगे। और मैं इस स्थापना दिवस के इस मौके पर सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। पिंक सिटी प्रेस क्लब का आज 29वां स्थापना दिवस है और ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन अपन जो स्थापना प्रेस क्लब की गई थी, उसके बाद में लगातार नियमित रूप से प्रेस क्लब को आयोजन किया जा रहा है। और अब जो स्थिति आएगी प्रेस क्लब में, सभी जो हर साल आयोजन होते हैं, या तो सभी रिपोर्टर्स का है सम्मान है, फोटोग्राफर्स का सम्मान है, वीडियोग्राफर्स का सम्मान है, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट और दिया जाता है प्रेस क्लब की ओर से, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकारों को दिया जाता है। वो बहुत समय से जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं और जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं। और इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार साथियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल कांग्रेस के उस घटनाक्रम को 100 दिन पूरे हो गए जिसने राजस्थान की सियासत में एक अलग इतिहास लिखा। सचिन पायलट की पीसीसी चीफ पद से बर्खास्तगी हुई और चौंकाने वाले नाम के तौर पर कांग्रेस ने जाट नेता और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। आज डोटासरा को पद संभाले हुए 100 दिन हो गए हैं। उनकी टीम अभी सामने आनी बाकी है और निकाय चुनाव की चुनौती भी सामने है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि करीब 6.5 साल से काबिज पीसीसी चीफ को यूं हटा दिया जाएगा, लेकिन 100 दिन पहले ऐसा ही हुआ था। विद्रोही तेवर अपनाने के कारण सचिन पायलट न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, बल्कि प्रदेश कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया गया था। पीसीसी चीफ को बर्खास्त करने की राजस्थान में पहली घटना थी। सरकार बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये बड़े निर्णय लेने पड़े। चौंकाने वाले निर्णय के तहत गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया गया। आज उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 100 दिन पूरे हो गए। डोटासरा कहते हैं कि कई काम पीसीसी ने इन 100 दिनों में किए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाने के पीछे की रणनीति बड़ी अहम थी। खांटी जाट नेता चाहिए था जिसका ताल्लुक शेखावटी से हो। पीसीसी चीफ के दौड़ में और भी बड़े किसान नेता थे, लेकिन कर्मठता और किसी भी गुट से नहीं होने के कारण डोटासरा के हाथों में पीसीसी की कमान आ गई। ऐसे में हर कोई समझना चाहता था कि डोटासरा को ही क्यों पीसीसी चीफ बनाया गया। दरअसल कांग्रेस के प्रति निष्ठावान और संगठन चलाने का अनुभव है। जाट वर्ग से आते हैं और सीकर जिला अध्यक्ष का पद संभाला है। शेखावटी के खांटी जाट नेता की छवि है। जाट बेल्ट में पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस का दाव। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का इस वर्ग से होना भी एक बड़ा कारण। डोटासरा से कांग्रेस को सीकर, चूरू और झुंझुनू में विशेष लाभ की उम्मीद। वकील होने के साथ ही लिखने, पढ़ने और दौरे करने में निपुण। शिक्षा मंत्री रहते हुए कांग्रेस विचारधारा को लागू करने में भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि बीते 100 दिनों में डोटासरा ने क्या काम किए, या फिर कहें कि डोटासरा के रिपोर्ट कार्ड की उपलब्धियां क्या रही, ये भी आपको बताते हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। सत्ता संगठन के बीच पूरा समन्वय स्थापित रखा। किसान विरोधी केंद्र के बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथरस की घटना का विरोध किया। पीसीसी ने माकन से मिलकर 11 जिलों का फीडबैक लिया। डोटासरा के जिम्मे कई काम है जो अधूरे हैं। टीम उन्हें अपनी बनानी है। उन्होंने तय किया है कि प्रभारी मंत्री और एमएलए अपने ब्लॉक में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने तय किया कि संगठन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप बनेगा और अच्छे संगठन का निर्माण होगा। लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद डोटासरा को है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में इस मुद्दे पर विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार आला कमान को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर सरकार विशेष सत्र बुलाएगी तो विपक्ष भी इसको फेस करेगा। इस बीच दोनों ही नेताओं ने कृषि विधेयक को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी किसानों का भला नहीं चाहती और उसका जीता जागता उदाहरण है। ये सारे प्रावधान उन्होंने अपने 2019 के घोषणा पत्र में किए। अनेक राज्य सरकारों के दौरान
हरियाणा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जहां उनकी सरकार थी, इस तरीके के प्रावधानों को उन्होंने स्वीकार किया। आज कांग्रेस पार्टी यू टर्न ले रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी सोनिया गांधी को देशभक्ति, अपनी भक्ति दिखाने के लिए एक नया अवसर मिला है और इस बिल का विरोध करके विधानसभा में केंद्र के पारित किए हुए किसी बिल के खिलाफ विधानसभा में विशेष सत्र बुलाना और इसकी चर्चा करके और इसमें व्यवधान पैदा करना, किसानों को गुमराह करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की एक नई सियासत, नया पाखंड और नया हथकंडा है। राजस्थान का किसान इस बिल की अहमियत को समझता है, बिल के सकारात्मक प्रावधानों को समझता है। लगा हुआ अधिक उसको आप खत्म करिए ताकि कम से कम आपकी आमदनी में भी थोड़ा कमी आएगी, जिसका डर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी मंडी शुल्क से जो पैसा आ रहा है सरकार के खजाने में आ रहा है, उसके कहने से कमी आएगी, ये तय बात है। व्यापारी को जो व्यापार केवल और केवल मंडी में होता था वो अब जनरल सब जगह होने लग गया, इसलिए व्यापारी को भी थोड़ा उसके कारण से हो रहा है। तो मंडी को रिवाइव करने के लिए आपको मंडी का कोई तो भी एक सेट लगाना चाहिए। मैं सोचता हूँ यहाँ पे शायद नवंबर में बुला रहे हैं, जैसा आज था वैसा शायद दीपावली के पहले ही बुलाना होगा। अगर बुलाएंगे तो वहाँ फेस करेंगे। क्या लगता है, मतलब जो इस तरह के जो सत्र वगैरह बुलाए जा रहे हैं पंजाब में, इस तरह का किया गया, ऐसे केवल और केवल पार्टी लाइन पर चलना, और वो भी वो जिसको आपने स्वयं ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है उसके खिलाफ जाकर के आप बना करके केवल और केवल अपने नेताओं को खुश करना चाह रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में कल उदयपुर में युवा कांग्रेस की ओर से किसान आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करीब 50 से ज्यादा ट्रैक्टर्स में बैठकर प्रदर्शन किया। शहर के कई मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, ये केंद्र सरकार ने इस देश का अन्नदाता किसान के साथ इन लोग ने जो काला कानून लेके आया है उसके खिलाफ देश भर भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सभी जगह में किसान के साथ मिलके, किसान से कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होने का काम हम लोग ने किया है। इस देश का रीढ़ का हड्डी ये किसान है। अब बात करते हैं नवरात्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बुधवार शाम को इसकी जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मां दुर्गा पूजा का महाषष्ठी का शुभ दिन है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा समारोह में शामिल होऊंगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्गा पूजा वो शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री मोदी उस समय दुर्गा पूजा समारोह में ऑनलाइन शामिल होने जा रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को कोलकाता में पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।